आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर्स, जिस चैप्टर का नाम आप पढ़ोगे सदिश यानी वेक्टर। ये चैप्टर नंबर 10 है क्लास 12 मैथमेटिक्स के। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उसका रीज़न ये है कि ये क्लास 11th में जो वेक्टर आप पढ़े होते हो उसी वेक्टर से ये रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना है, लेकिन जितनी भी बेसिक कंसेप्टें हैं, अगर 11th फिजिक्स में जो आप वेक्टर पढ़ते हो उस वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस चैप्टर को आसान से आसान भाषा में समझाने की मैं पूरी प्रयास करूंगा और इस चैप्टर को इतनी आसान बना दूंगा कि आपको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से इसका कंसेप्ट आपको कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में ही टोटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बेहतरीन कंसेप्ट देने वाला हूं विथ ट्रिक। इसमें जो भी चीजें बताएंगे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको ट्रिकली सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगे। ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्वांटिटी की बात करते हैं जो होता है स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स अदिश राशियां। और ये एक अदिश राशि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, यह एक ऐसी राशि होती है जिसमें ओनली डायरेक्शन होती है, सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसमें सिर्फ परिमाण होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यानी जैसे मैं बोलूं ऊर्जा, तो आपको यह दिखेगा कि ऊर्जा इतना जूल होगा, 10 जूल ऊर्जा, 20 जूल ऊर्जा, 50 जूल ऊर्जा, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 2 बज रहा है, 5 बज रहा है। तो सिर्फ 2 बज रहा है, 5 बज रहा है, ये सिर्फ परिमाण बता रहा है। अब किस दिशा में 2 बज रहा है ये नहीं ना होगा, किस दिशा में 10 किलोग्राम है ये नहीं ना होगा, किस दिशा में 10 जूल एनर्जी है ये नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? हाँ, किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं, तो बल लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बल हम लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन जो अदिश राशि होती है, इस अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, जो आपके सामने ये हेडिंग दिख रहा है, ये अदिश राशि, ये वाली जो हेडिंग आपके सामने ये दिख रही है, ये वाला, आ रहा है मेरी बात समझ में? स्केलर क्वांटिटी, अगर इसका आपको डेफिनेशन, ये थोड़ा बहुत समझना है, ऐसा नहीं बहुत डीप में जाने हैं। अगर इसका थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन देना होगा तो सिंपली बोलोगे आप कि वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे? वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। बोलो क्लियर है? अब अदिश राशि क्या क्या होगा? अगर आपसे अदिश राशि का एग्जाम्पल पूछ दे तो क्या बोलोगे? एग्जाम्पल पूछेगा अदिश राशि का तो बोलोगे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, कार्य। बहुत सारे ये एग्जाम्पल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अदिश राशियों के। क्या परिभाषा देंगे? यानी जो भी क्वांटिटी आपके सामने यहां दिख रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हम बोलेंगे वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। अब देखो, ये वाली जो चीजें हैं ना, आपको भूल जाता होगा कि ऊर्जा क्या है, समय क्या है, आयतन क्या है, द्रव्यमान, यानी कोई अदिश राशि का डेफिनेशन पूछे तो ये चीजें आपको भूल जाती होंगी। तो इन क्वांटिटी का, इन अदिश राशियों का नाम याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक भी लेके आया हूं। कैसे याद होगा? पहले देख लो, आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? यहां लिखोगे वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और क्या है? जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य तथा चाल इत्यादि। बोलो क्लियर है? अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का? यहां देखो,
ये आपका ट्रिक ये है, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या मेरी बात समझ में आया? उस आर्द्रता को क्या करो बाबू, चाबी दो। ये ट्रिक है याद करने का, अदिश राशियों के नाम याद करने का ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब देखो यहां उ आया है तो आपको पता होगा उ से होगा ऊर्जा, क्लियर। उसके बाद स आया है तो आपको पता हो जाएगा स से हो जाएगा समय, बोलो क्लियर है। इसके बाद आ आया है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस आ से होता है आयतन, बोलो क्लियर है। इसके बाद क्या आया है बाबू, आपका द्रव आया है तो द्रव से आपका होता है द्रव्यमान, बोलो क्लियर है, द्रव्यमान। इसके बाद आपका क्या आया है, ता आया है तो ता से आपका हो जाएगा ताप, क्लियर है। उसके बाद क्या आया है, क वाला आया है ना, तो क से आपका हो जाएगा कार्य। इसके बाद उसमें च आया है तो चा से आपका क्या हो जाएगा, चाल, बोलो क्लियर है। ये ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलेगा। उसका रीजन है कि क्लास 12 के जो पहला एक्सरसाइज आपको मिलेगा ना, उसमें मैक्सिमम आपको सदिश और अदिश छांटना होगा। तो ये क्वांटिटी का नाम दिया रहेगा, अगर नहीं पता है कैसे अदिश कैसे सदिश है तो क्वांटिटी का ये नाम याद रख लोगे तो आप छांट लोगे कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। इसलिए मैं ट्रिक बता दिया हूं। आप देखो जो यहाँ पे चीजें हैं सेम वही चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। ये देखो ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य तथा चाल। इसमें भी देखो ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य तथा चाल। क्लियर हो गया। मैंने आपको अदिश राशि का परिभाषा बताया कि वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होती है, कोई दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। मैंने उसका एग्जाम्पल बताया, उसके बाद उसको याद करने का ट्रिक बताया। डन। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सदिश राशियां। अब देखो सदिश राशि यह एक ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। जैसे 10 न्यूटन का बल, ये 10 न्यूटन बल आया है तो आपको पता है कि किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो किस दिशा में लगाओगे, डायरेक्शन निकलेगा, हर हाल में निकलेगा, कोई कहे या न कहे। और कहे हम एक वस्तु पे 10 न्यूटन का ऐसे बल लगा रहे हैं तो मान लो जब हम ऐसे बल लगा रहे हैं तो हमारे हाथ की एक डायरेक्शन है ना कि किधर जा रही है। तो सिर्फ बल कह देने से, ये 10 न्यूटन बोलने से ये 10 इसका हो जाता है परिमाण, और बल वर्ड कहने से हमें डायरेक्शन की बोध होती है, दिशा का ज्ञान मिलता है। इसका मतलब इसमें होता है दिशा। तो इसका मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। बोलो क्लियर है। क्या बोलेंगे हम, वे राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। देख लो लिखा भी है, वे राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। याद कैसे करें, क्या इसका एग्जाम्पल होंगे, विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण तथा बल इत्यादि, ये सबके किसके एग्जाम्पल है, सदिश राशि का। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद करने का ट्रिक है विषुवत बल। अब देखो यहां जो विष आया है, ऐसे आया है ना, वी और आधा स, ये रिप्रेजेंट, विष से होता है विस्थापन, ये। उसके बाद व आया है तो व से होता है वेग। इसके बाद त आया है तो त से आपका होता है त्वरण। और उसके बाद बल, तो बल अपने फुल नेम में आया है तो बल का मीनिंग यहां बल ही होगा। बोलो क्लियर है, याद हो गया। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, एकदम आसान आसान सा ट्रिक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है सदिशों का निरूपण, यानी सदिशों को निरूपित कैसे किया जाता है। तो यहां देखो, हम कभी भी सदिशों का निरूपण करने के लिए, सदिशों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, एक तीर का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक तीर का। ऐसे याद रखना, कभी भी आपको यह दिमाग में रखने हैं कि हमेशा सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक तीर का प्रयोग करते हैं। अब तीर क्या बताएगा, तो अब देखो इस तीर में देखो दो चीजें मिली हुई हैं। पहला, इस तीर की अपनी लंबाई भी है। मैं पूछूं तीर कितना लंबा है तो बोलोगे यहां से लेके यहां तक ये तीर लंबा है, सॉरी इतना लंबा ये तीर है। तो ये तीर की लंबाई है और ये तीर की क्या है, नोक है। ये इसकी नोक है।
तो देख लो, जो तीर की लंबाई होती है वह सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो तीर की लंबाई होती है वह सदिश का परिमाण बताती है, और जो तीर की नोक होती है वह सदिश की दिशा बताती है। क्या बताती है बाबू? दिशा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब कि अगर कहीं आपको एरो दिख रहा है, अगर आपको कहीं ऐसा एरो तीर बना के दिखाया गया है, तो आपको फील करना है कि जो ये तीर की लंबाई है वह सदिश के परिमाण को बताती है, और जो इसका ये नोक है वह इसकी दिशा को बताता है। बोलो क्लियर है? दोबारा सुन लो, जो ये तीर की लंबाई है वह सदिश के परिमाण को बताती है, और जो इसका नोक है ये सदिश के दिशा को बताता है। तो क्या बोलोगे? सदिश का निरूपण कैसे किया जाएगा? तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है और तीर की नोक उसकी दिशा को बताती है। बोलो क्लियर हो गया? यानी परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गया। तो वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में, सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाएगा, सदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे उसका प्रदर्शन किया जाएगा, कैसे दर्शाया जाएगा? तो सिंपल बोलेंगे, किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर का प्रयोग करते हैं, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है वह उसके परिमाण को बताती है, और जो उसकी नोक होती है वह दिशा को बताती है। क्लियर हो गया? देखो यहां लिखा भी होगा कि सदिशों का निरूपण करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तीर की लंबाई सदिश का परिमाण और तीर की नोक उसकी दिशा को बताता है। क्लियर हो गया? अब देख लो, अब देखो, अगर कोई सदिश राशि है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है सदिशों का संकेतन, नोटेशन ऑफ वेक्टर। यानी किसी सदिश को निरूपित करने के लिए तीर का प्रयोग तो कर दोगे, तो तीर का प्रयोग किस पे करोगे? ऐसे अंदाजी नहीं न कर दोगे, आप बताओ। तो याद रखना हमेशा कि तीर का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों के ऊपर ही करना होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर है? यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर ए ले लिए, अगर हमको पता करना हो ये सदिश राशि है, किसी को बताना हो ये सदिश राशि है, तो वह व्यक्ति कैसे समझेगा ये सदिश राशि है? तो हम इसके ऊपर एक ये वेक्टर लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया? ऐसे वेक्टर लगा देंगे। डन। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर ऐसे हमेशा ये तीर लगा के, ऐसे ऐसे वेक्टर लगा करके क्या करेंगे? सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि सदिशों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ये अक्षर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ऐसे वेक्टर ए हो सकता है, वेक्टर बी हो सकता है, वेक्टर सी हो सकता है, वेक्टर डी हो सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तो अब सदिशों का संकेतन कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? बोलोगे सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा भी मिलेगा आपको, यहां देख लो, देख लो लिखा है, सदिशों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। डन हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप, ये वाला है, सदिश राशि का मापांक क्या होता है? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बेस पे आपको पहले एक्सरसाइज शायद 10.2 में, सॉरी 10.2 में इस बेस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि सदिश का माप। मैं ओनली यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, इसके बेसिक चीजों का फॉर्मूला तो आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अभी मैं बता रहा हूं कि किसको क्या बोला जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, ओनली डेफिनेशन मैं दे रहा हूं। इसके बाद की जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सभी चैप्टरों का फार्मूला और वह चैप्टर एक साथ आपको मिलेंगे। क्लियर? इसमें अब हमें पढ़ना है सदिशों का मापांक। अब सदिशों का मापांक क्या होता है हम ये देखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे सदिशों के मापांक का परिभाषा? सिंपल, देख लो,
कोई भी अगर धनात्मक संख्या हो और वह धनात्मक संख्या उस सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करे तो वह उस सदिश का मापांक होता है। क्लियर हो गया। जैसे हमारे पास ऐसे अगर कोई वेक्टर ए आए और ये लिखा रहा 10, अब उसकी डायरेक्शन 10 कैप आई लिखा रहा है, सिर्फ इतना 10 कैप आई। अगर मैं पूछूं कि इस वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा तो ये वेक्टर ए के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं या सिर्फ ए लिखते हैं। तो जब सिर्फ इसका परिमाण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन इसका छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे 10। क्लियर हो गया। तो जो ये परिमाण निकला है ना, परिमाण, इसी परिमाण को हम क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं, सदिश का मापांक। इसका मतलब ये हुआ इस सदिश का जो ये परिमाण होगा ये हमेशा ये धनात्मक संख्या ही आएगा, धनात्मक संख्या। और ये धनात्मक संख्या किसको प्रदर्शित करेगा, परिमाण को। किसको, परिमाण को। यानी वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे उस सदिश का मापांक कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे भाई परिभाषा हम, वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे उस सदिश का मापांक बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। उस सदिश का परिमाण बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमारे पास अगर आ जाए, ये पढ़े होगे F इक्वल टू ऐसे, सॉरी क्या इतना बड़ा करें, अगर F इक्वल टू आपका 10 न्यूटन आए और यहां डायरेक्शन दे दे I की डायरेक्शन में, तो अगर मैं पूछूं ऐसे कि वेक्टर इस F का परिमाण क्या होगा तो वेक्टर F के परिमाण को या तो दो डंडों के बीच में लिख दो या अकेले वेक्टर सेक्टर सब हटा के सिर्फ लिख दो F से। अब परिमाण सिर्फ पूछ रहा है तो ये डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ क्या मिल गया 10 न्यूटन। बोलो क्लियर है। इसका मतलब कि इस वेक्टर F का परिमाण कितना मिल गया 10 न्यूटन। तो इसी 10 को हम क्या बोलेंगे, सदिश का मापांक बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो अब सदिश के मापांक का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे, वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे उस सदिश का मापांक कहते हैं। और मापांक को या तो माड में लिखोगे, वेक्टर के साथ लिखोगे तो माड लगा रहेगा, अगर ये वेक्टर हटा दोगे तो माड भी हट के सिर्फ क्या हो जाएगा F। इसे भी ऐसे लिखा जाता है। डेफिनेशन है, वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे उस राशि का मापांक कहते हैं। डन हो गया होगा। चले, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिशों के प्रकार, यानी सदिश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे सदिश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें शुरुआत होता है शून्य सदिश से। किससे शुरू होता है, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, शून्य सदिश हमेशा अब यहीं से शुरू होगा, यहां से। ये वाला मापांक आपको याद रखना है या आपको परिमाण याद रखना है, क्योंकि सब में परिमाण वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखो शून्य सदिश का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलोगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम शून्य सदिश कहते हैं और इसे ऐसे जीरो के ऊपर वेक्टर लगाकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंपल भाषा में, अरे जिसका परिमाण जीरो हो उसी का नाम शून्य सदिश होगा, जिसका परिमाण एक होगा उसका नाम एकांक सदिश होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको शून्य सदिश का परिभाषा ही देना है तो क्या परिभाषा दोगे, बोलेंगे ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं और इसे जीरो पे वेक्टर लगाकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। और इसका अगर हम परिमाण निकालेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो, शून्य मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया। यहां आपको डेफिनेशन मिलेगा। सदिश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आता है शून्य सदिश। क्या परिभाषा देंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं और इसे जीरो के ऊपर वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है एकांक सदिश, यानी ऐसा सदिश, एकांक का मतलब होता है एक,
यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल और केवल एक ही होता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है वेक्टर, और ये वेक्टर की वैल्यू क्या है 1, तो ये एकांक सदिश तभी होगा कि जब इस वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो वेक्टर ए के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं या ओनली ए लिखते हैं, इसका मान कितना आएगा 1, तब जाके ये एकांक सदिश होगा, अन्यथा ये एकांक सदिश नहीं है। तो एकांक सदिश का क्या परिभाषा देंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अगर कहीं पे एकांक सदिश लिखा होगा, मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए है जो एकांक सदिश है, तो जहां कहीं भी एकांक सदिश लिखा होगा ना, वहां अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे या बड़े अक्षरों के ऊपर कैप लगाया गया होगा, ये टोपी। एकांक सदिश का यही पहचानने का आपको संकेत है कि जहां कहीं भी एकांक सदिश होगा वहां उसके ऊपर टोपी पहनाया गया होगा, कैप पहनाया गया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। परिभाषा भी दे सकते हो यहाँ, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है यानी 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर, अक्षरों देखो अक्षरों के ऊपर ये वर्ड आया यहां पे, देखो ये लिखा है कैप, तो ये मैं यहां भर घेर दिया हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर ये कैप लगाकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर है। यानी एकांक सदिश को कैप ए, कैप बी, कैप सी, ऐसे कैप डी, कैप आई, कैप जे, कैप के। आ रहा है मेरी बात समझ में। इससे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट ये देखेंगे। अब आता है समान सदिश। समान यानी सब कुछ समान होनी चाहिए। तो समान सदिश के लिए आपका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा आप इस पे विचार करोगे। एक ये है और एक ये है। आपको देखने से पता चल जा रहा, अगर मैं बोलूं कि ये आपका इस सदिश, ये वेक्टर ए सदिश है और ये वेक्टर बी है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये तीर, दोनों तीर की लंबाई आपस में बराबर है। तो जब तीर की लंबाई आपस में बराबर होगी तो तीर की लंबाई परिमाण को बताती है। ये बोलो यार, अगर ये तीर है, इस तीर की लंबाई आपस में बराबर है, तो तीर की लंबाई किसको रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को। इसका मतलब कि अगर तीर की लंबाई आपस में बराबर है तो इसका परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों की दिशा भी क्या है, समान है। इसका मतलब कि इसका एक वर्ड आपको दिख रहा होगा कि इसका परिमाण भी समान है और डायरेक्शन, दिशा भी क्या है, समान है। तो ऐसा सदिश यानी दो या दो से अधिक वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान होती है उसे समान सदिश कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। उनके परिमाण भी बराबर, यानी तीर की लंबाई बराबर होनी चाहिए और दोनों तीर के नोक एक ही दिशा में होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। तो क्या परिभाषा देंगे हम, ऐसा सदिश जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समान होती है उसे समान सदिश कहते हैं। तो ये दोनों तीर की लंबाई बराबर है, इसका मतलब परिमाण बराबर है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दिशा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए किसके बराबर होगा, वेक्टर बी के। बोलो क्लियर है। अगर कोई और आए, एक और कोई सदिश यहाँ पे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, इसका भी परिमाण और दिशा दोनों क्या है, सेम है। अगर मैं इसका नाम रख दूं वेक्टर सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सी के। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये देखें, लिखा भी है ऐसा सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों समान होती है उसे समान सदिश कहते हैं, जैसे में समझा ही चुके हैं। अब आता है असमान सदिश, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। ये सब एक ही होता है। आप इसको असमान सदिश बोलो, विपरीत सदिश बोलो या ऋणात्मक सदिश बोलो, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों के कहने का मतलब एक ही होता है। ये कोई अलग अलग सी चीजें नहीं है। बोलो क्लियर है। अब देखो,
असमान सदिश का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका। ये ऐसे, इसमें देखो, अगर मैं बोलूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, वी है। इनमें क्या चीज दिख रहा है, तीर की लंबाइयां तो बराबर दिख रही हैं, दोनों तीर बराबर लंबाई के हैं। तो जब तीर की लंबाई बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि इसका परिमाण समान है। लेकिन एक का नोक ऊपर और दूसरे का नोक क्या है, नीचे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। इसका मतलब कि इन दोनों का परिमाण तो समान है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, समान है। लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, यानी एक अगर पॉजिटिव में है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब आप देखो पहला नंबर, जब ये दोनों सदिश आपस में बराबर नहीं है तो असमान सदिश है, इनकी दिशा विपरीत है तो विपरीत सदिश है, इसमें माइनस आ गया, ऋणात्मक सदिश है। क्लियर हो गया, तीनों बातें हैं। तो क्या परिभाषा दोगे इसका, बोलेंगे ऐसा दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है उसे असमान सदिश या विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे हम, दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है उन्हें असमान सदिश या विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो यहां पे लिखा भी है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है उसे असमान सदिश, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश क्या होता है, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो यहां देखो, हम यहां बहुत सारा वेक्टर लेंगे, बहुत सारा वेक्टर, गौर करना जरा। एक वेक्टर हम इधर ले लिए, एक वेक्टर हम यहां ले लिए, एक वेक्टर हम यहां ले लिए, ये वाला। अगर मैं इसको बोल दूं ये वेक्टर ए है, ये बोल दूं ये वेक्टर बी है, ये मैं बोल दूं ये वेक्टर सी है, ऐसा भी ये हो सकता है। एक की डायरेक्शन इधर हो सकती है, एक की डायरेक्शन इधर हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो हम देख रहे हैं ये दो या दो से अधिक तो सदिश है भाई, इनमें दिशा भी है परिमाण भी है, दैट मीन्स ये सदिश राशि हैं। ये दो या दो से अधिक ये सदिश राशियां हैं, सॉरी दो या दो से अधिक ये सदिश हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, क्या, कि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इस सदिश का पहला वाला बिंदु यही है, इसका पहला वाला यही है, इसका पहला वाला यही है, प्रारंभिक बिंदु सेम है। इस सदिश को अगर मैं बोलूं वेक्टर ए है, ये मैं बोल दूं वेक्टर बी है, तो इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु आप देख लो यही है। क्लियर हो गया। यानी दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। बोलो क्लियर है। क्या परिभाषा देंगे हम, दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सह आदिम सदिश है, या वेक्टर और ए और वेक्टर बी भी क्या है, सह आदिम सदिश है। बोलो क्लियर हो गया। एक ही बिंदु से प्रारंभ होनी चाहिए। अब बोलो, अगर मैं बोलूं कि क्या ये सह आदिम सदिश है सी, वेक्टर सी, क्या ये सह आदिम सदिश है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये एक ही बिंदु से प्रारंभ नहीं हो रहा है, जहां से ये खत्म हुआ है ये वहां से प्रारंभ हो रहा है, तो वेक्टर सी सह आदिम सदिश नहीं है। बोलो क्लियर है। यानी दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। क्लियर, परिभाषा देख सकते हो, दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है
उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। बोलो क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे संरेख सदिश का। ठीक है, संरेख सदिश ये। अब देखो मैं यहां पे एक रेखा खींच रहा हूं, एक रेखा ऐसे, ये एक रेखा, और इस रेखा के समांतर मैं अब ये सदिश बनाना शुरू कर दिया हूं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। बोलो क्लियर है। हम क्या देख रहे हैं, यह एक रेखा है और इस रेखा के समांतर ये दो या दो से अधिक सदिश खींचे गए हैं। तो किसी एक ही रेखा के समांतर दो या दो से अधिक जितनी भी वेक्टर खींचे जाएंगे, जितनी भी सदिश खींचे जाएंगे, उनका नाम क्या होगा, संरेख सदिश। बोलो क्लियर है। तो संरेख सदिश का क्या परिभाषा दोगे, दो या दो से अधिक वे सदिश जो किसी एक ही रेखा के समांतर होते हैं उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। क्या परिभाषा निकला, दो या दो से अधिक वे सदिश जो किसी एक ही रेखा के समांतर होते हैं उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये एक संरेख सदिश है। बोलो क्लियर है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये सब के सब कौन से सदिश हैं, संरेख सदिश है। बोलो क्लियर है या नहीं। बोलो इतनी चीजें आपको आया कि नहीं है। एकदम आसान भाषा में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लेके गए नहीं है, एकदम आसान भाषाओं में हम आपको समझा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बोलो आया, कोई डाउट नहीं है। एक बार आप देख भी सकते हो, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ भी सकते हो। हमें नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट आपको होनी चाहिए। क्लियर है। चलें, जितने भी ये पहले एक्सरसाइज के लिए जितना ये बेसिक कंसेप्ट थे मैंने आपको सभी बेसिक कंसेप्ट दे दिया। उसके बाद कल इसका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेस पे जितनी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उन पे जिस फार्मूले पे आधारित हैं, जिस कंसेप्ट पे आधारित हैं, उन सभी कंसेप्टों को पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। इतना पे हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।